दिल्ली में चुनाव की तैयारी शुरू हुई है, तब से आम आदमी पार्टी ने एक एक करके दिल्ली शहर के बड़े मुद्दों को जनता के सामने रखा है। आम आदमी पार्टी ने एक एक करके दिल्ली के बड़े मुद्दों पे हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या समझ है और हम क्या करने जा रहे हैं, उसे दिल्ली की जनता के सामने रखा है। हमने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया है कि वो भी इस तरह से दिल्ली के बड़े सवालों पर अपनी पोजीशन दिल्ली की जनता के सामने रखें। और इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने अब भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार किरण बेदी जी को आमंत्रित किया था कि इन मुद्दों के ऊपर वो सार्वजनिक बहस में आएं। उनकी तरफ से तो अभी हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री पद की दावेदार बहस से नहीं भागेंगी। हम अपनी तरफ से इस सिलसिले को एक कदम आज और आगे बढ़ा रहे हैं। आज से हम दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्वेत पत्र, वाइट पेपर जारी करेंगे। उसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं बिजली के सवाल पे एक वाइट पेपर जारी करके, और आने वाले दिनों में दिल्ली के जितने भी बड़े सवाल हैं उन सब पे हम वाइट पेपर जारी करेंगे। वाइट पेपर और मैनिफेस्टो दो अलग अलग चीज़ें हैं। वाइट मैनिफेस्टो में केवल जो वायदे हैं वो गिनाए जाते हैं ऑपरेशनली कि आप क्या क्या चीज़ें करेंगे। वाइट पेपर में आपको पूरी समझ बताई जाती है, किस समझ के आधार पे क्या आज स्थिति है, उसका क्या कारण है, उसका क्या निदान है और हम क्या करने वाले हैं, पूरा समझाया जाता है। और हमारी ये समझ है कि जो कोई भी ये दावा करता है कि दिल्ली के अंदर बेहतर सरकार दे सकते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो दिल्ली के बारे में अपनी दृष्टि स्पष्ट करें। दिल्ली के बारे में समझने और दृष्टि स्पष्ट करने की शुरुआत उस दिन नहीं होगी जिस दिन सरकार बन जाएगी। एक जिम्मेवार पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो सरकार बनाने से पहले, लोगों के वोट मांगने से पहले उन्हें बताए कि उसकी क्या समझ है। तो मैं आशीष भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिजली के जो वाइट पेपर है इसके बारे में आप सबको सूचित करें। हाँ जी सर। वाइट दिख रहा है इसलिए वाइट पेपर। अब स्याही तो ब्लैक होगी। तो कलर छापने के पैसे नहीं। शुक्रिया। तो जैसे कि योगेंद्र भाई ने बताया कि हमने एक अनूठी शुरुआत करी थी दिल्ली में कि दिल्ली के हर बड़े मुद्दे पर दिल्ली के हर वर्ग के साथ संवाद किया जाएगा, एक डायलॉग किया जाएगा। और इस सिलसिले में हमने पिछले 3 महीनों में कई डायलॉग किए दिल्ली की जनता से। एक डायलॉग हमने बिजली पानी के मुद्दे पर भी किया था, और बिजली पानी के मुद्दे पर डायलॉग करने के बाद उस डायलॉग से जो बड़े प्रॉमिसेस थे वो निकले थे और वो आप लोगों के सामने, जनता के सामने रख दिए गए थे। आज पिछले 1-2 दिनों में 2 डेवलपमेंट्स हुए। कल एक डेवलपमेंट हुआ कि अरविंद जी ने किरण बेदी जी के सीएम पद के उम्मीदवार होने की घोषणा होने के 10 घंटे के भीतर एक सार्वजनिक पब्लिक डिबेट के लिए उनको आमंत्रित किया। और उसके बाद किरण जी, क्योंकि परसों पहले ही टीवी इंटरव्यूज़ में ये कह चुकी थी कि वो इस तरह की डिबेट के लिए तैयार हैं, और उससे पहले भी इन प्रिंसिपल उन्होंने हमेशा इस तरह की बहस का स्वागत किया था। बल्कि उन्होंने तमाम ट्वीट्स भी किए थे जहां वो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों के बीच में इस तरह की बहस होनी चाहिए। मतलब वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो यूएस में होती है उस तर्ज पर भारत में भी डिबेट चाहती थी, और उससे लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता को और जानकारी होगी, इसकी वो पक्षधर थीं। और परसों भी उन्होंने बात कही। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम की घोषणा हुई, उसके 10 घंटे के भीतर ही उन्होंने वो स्टैंड बदल दिया और उन्होंने कहा कि वो डिबेट असेंबली में करेंगी, डिलीवरी अभी करेंगी। होता ठीक उल्टा है कि चुनाव से पहले डिबेट होती है। डिबेट इन मुद्दों पर होती है कि अभी तक हमने क्या किया, हमारी समझ तमाम मुद्दों पर क्या है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं उसके पीछे क्या तथ्य हैं। और चुनाव के बाद, चुने जाने के बाद फिर डिलीवरी होती है। लेकिन किरण बेदी जी ने कहा कि वो अभी डिलीवरी पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं और डिबेट चुनाव के बाद डिबेट करेंगी।
तो इट्स लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आज उन्होंने सुबह कहा कि वो अगर सीएम बनेंगी तो हर मुद्दे पर वाइट पेपर लेकर आएंगी और हर विभाग पर वाइट पेपर लेकर आएंगी। तो ये भी थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि सीएम पद रिसर्च करने के लिए नहीं मिलता है। सरकार रिसर्च करने के लिए नहीं बनाई जाती है, सरकार डिलीवरी करने के लिए बनाई जाती है। रिसर्च चुनाव से पहले होती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पिछले कई दशकों से मौजूद है, तमाम चुनाव लड़ चुकी है, एमसीडी में उनकी 8 साल से सरकार है। तो क्या अभी तक उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी थी भारतीय जनता पार्टी ने और किरण बेदी जी ने चुनाव के पहले? तो हमारी रिसर्च तैयार है, और जैसे कि योगेंद्र जी ने कहा कि अब हम हर बड़े मुद्दे पर लगातार वाइट पेपर आपके सामने रखते रहेंगे। तो ये जो आज वाइट पेपर है वो बिजली का वाइट पेपर है। इस वाइट पेपर से 3-4 चीज़ें बड़ी निकल कर आती हैं। पहली बात यह कि दिल्ली में आज अर्जेंट इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है बिजली सेक्टर में। जो आज दिल्ली की बिजली की स्थिति है वो ये है कि करीब करीब एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, 11,432 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की BACS और टाटा का रेगुलेटरी डेट है। एक तरीके से कहें तो दिल्ली की जनता के ऊपर इतना बकाया उनके हिसाब से उनका निकलता है, और ये बकाया स्क्वायर ऑफ 3 तरीक़ों से हो सकता है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करे और इस रेगुलेटरी एसेट को लिक्विडेट कर दे, या दिल्ली सरकार डिस्कॉम को पैसे दे, या तीसरा कंज्यूमर इंक्रीज टैरिफ के ज़रिए इस 11,432 करोड़ की डेट को चुकाएं दिल्ली की बिजली की कंपनियों की। तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, किरण बेदी जी से, कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी क्या समझ रखती है। ये 11,432 करोड़ रुपए का बोझ दिल्ली की जनता पर ना पड़े, जो रेगुलेटरी एसेट मान चुका है रेगुलेटर, उसके लिए उनकी क्या समझ है और वो क्या करने जा रही हैं इसके ऊपर। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली में आज जो डिस्कॉम्स हैं वो 1 रुपये 20 पैसे से लेकर 12 रुपये 21 पैसे की दर पर बिजली खरीदते हैं प्रति यूनिट। जो नए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे कि शासन के UMPP से बिजली 1 रुपये 20 पैसे पर आती है, लेकिन NHPC के कुछ प्लांट हैं जहां से बिजली 12 रुपये 21 पैसे प्रति यूनिट के दर पर आती है। इसी तरह कुछ NHPC के प्लांट हैं जो बिजली 1 रुपये 77 पैसे तक देते हैं, और कुछ प्लांट हैं जैसे मैंने कहा कि 12 रुपये 21 पैसे पे देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इतनी महंगी बिजली डिस्कॉम पीछे से खरीद के ला रहे हैं। साथ ही साथ डिस्कॉम्स बहुत अपना खर्चा दिखाते हैं, ट्रांसमिशन लॉस दिखाते हैं, बिजली की चोरी का खर्चा दिखाते हैं, R&D का खर्चा दिखाते हैं, तमाम प्रोजेक्ट एडवांसेस का खर्चा दिखाते हैं, जिसका आज तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है उन खर्चों का। उन्हीं खर्चों की बिना पर वो बार बार बिजली के दाम बढ़ाते हैं, और वो बोझ बिजली का बढ़ते दामों का दिल्ली की जनता पर डाला जाता है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या सोचना है, उनकी क्या सोच है, ये भी हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर आकर डिबेट करे। और तीसरा यह है कि जो पीछे से फ्यूल सप्लाई है वो बड़ी महंगी है और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। अभी 2-3 खबरें ऐसी आई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और DRI ने दोनों ने रेड करके तमाम जगह ये पाया है कि ये जितनी बिजली की कंपनियां हैं जो कोयले का आयात कर रही थी, उस आयात की दरों का गोल्ड प्लेटिंग हो रहा था। यानी कि अगर कोयला 100 रुपये का ख़रीद के ला रही थी, दिखाते थे कि वो खर्चा 500 रुपये का है। अगर 500 रुपये का कोयला ख़रीद के ला रहे थे तो दिखाते थे कि 1000 रुपये का है। इसलिए क्योंकि कोयले का जो जितना ज़्यादा खर्चा दिखाएंगे उतनी ज़्यादा बिजली के दाम होंगे, और वो दाम फिर जनता से, हमारी और आपकी जेब से निकाले जाएंगे। इतनी बड़ी बात हो गई। DRI की इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। DRI की एक रिपोर्ट अभी आई थी कि 30,000 करोड़ रुपए का कम से कम मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह का घोटाला हुआ है। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि जब तक कि ये जितने भी कोयले का आयात हुआ है इसका ऑडिट नहीं होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तब तक वो सारा बोझ जनता के ऊपर ही पड़ता रहेगा। चौथा,
हमने भी कहा था कि बिजली के वितरण के क्षेत्र में कंपटीशन होना चाहिए। आज एक तरीके से BSES और टाटा जो दिल्ली में वितरण कर रही हैं बिजली का, एक तरीके से प्राइवेट मोनोपोलीज हो गई हैं। तो जो लक्ष्य था प्राइवेटाइजेशन का वो हासिल नहीं हुआ। तो इस मोनोपोली को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए हम भी चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन हो। लेकिन सिर्फ कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने से बिजली के बढ़ते दरों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका अगर समाधान निकालना है तो बिजली सेक्टर का, पावर सेक्टर का नीचे से ऊपर तक रिफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी, उसमें जवाबदेही लानी पड़ेगी, फ्यूल सप्लायर्स की जवाबदेही, बिजली उत्पादकों की जवाबदेही और साथ साथ बिजली वितरण कंपनियों की जवाबदेही और पूरे सेक्टर में पारदर्शिता को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यह हमारी समझ है। दूसरा, जैसे हमने पहले ही कहा है कि आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी तो बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएगी। आम आदमी पार्टी ये भी इंश्योर करेगी कि दिल्ली सरकार के खुद के अपने UMPP हों, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स हों, और उनके लिए हम बिड भी करेंगे जिससे हम सस्ती दरों पर बिजली बना सकें। वो प्रोजेक्ट्स पिट हेड्स पर लग सकते हैं और उसके लिए सरकार को बिड करना चाहिए और हम बिड करेंगे। दूसरा, पीछे से जो बिजली आती है वो सस्ती आए, सस्ते दरों पर आए, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। और चौथा, जब तक बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो जाता है, जो पिछले 10-12 सालों से काम कर रही हैं और तमाम उनके ऊपर तमाम बार कुछ उनके खिलाफ ऑर्डर भी निकले हैं गोल्ड प्लेटिंग के, कि वो अपने खर्चे इन्फ्लेट कर रही हैं, लेकिन वो ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर थे, एक आध स्पेसिफिक इंस्टेंसेस के, पूरा ऑडिट कभी नहीं हुआ, CAG ऑडिट नहीं हुआ। तो जब तक उनका CAG ऑडिट नहीं हो जाता है, बिजली के बढ़ते दरों का भार हम जनता पर नहीं पड़ने देंगे और बिजली के दाम, बिजली के बिल हम आधे करेंगे सरकार में आने के बाद। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा था इससे अलग, हरियाणा के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कल हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी रैली कर रही है। हरियाणा में एक नया अभियान शुरू करने के लिए, अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री कल हरियाणा में पानीपत से कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी रैली होगी, ऐसा सरकार ने दावा किया, लेकिन शायद दिल्ली की रैली के बाद उनके हौसले वहाँ भी पस्त हो रहे हैं और इसलिए आज आनन फानन में हरियाणा सरकार ने ऑर्डर इशू किया है। प्रदेश के सारे स्कूलों को उस दिन बंद किया जा रहा है। रैली पानीपत में है, पूरे प्रदेश में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। टीचर्स को ऑर्डर दिया गया है, लिखित ऑर्डर दिए जा रहे हैं। एक ऑर्डर की प्रति हमारे पास है, ऐसे ऑर्डर सब जगह दिए गए हैं। ये हरियाणा के इंद्री ब्लॉक का ऑर्डर है। ऑर्डर दिए गए हैं अध्यापकों को, साथ में सूची बनाई गई है सब अध्यापकों की कि आपको आज रात को स्कूल में ही रहना है ताकि स्कूल से समय पे रवाना होके इस रैली में भाग लेना है। अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियां ज़्यादा पढ़ सकें। बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है, पर बच्चियों को पढ़ाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश के स्कूल बंद हो रहे हैं, ज़बरदस्ती अध्यापकों को वहाँ लाया जा रहा है। यही नहीं, इस रिटर्न ऑर्डर के अलावा हमारी जानकारी है कि हरियाणा भर में सरकारी कर्मचारियों को, अफसरों को, पंचायती संस्थाओं के अंदर काम करने वाले तमाम प्रतिनिधियों को, सबको अनौपचारिक आदेश दिए गए हैं कि लोगों को भर भर के बसों में लाना है। पूरे हरियाणा में ये हो रहा है। ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इस तरह के शोशेबाजी के लिए ये बहुत घोर निंदनीय है और हम ये बात सबके सामने लाना चाहते थे। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि ऐसे अच्छे उद्देश्यों के लिए अच्छे कार्यक्रम हो, कोई हर्ज नहीं है। प्रधानमंत्री आए, बहुत अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री बात करें लोगों से, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके लिए ज़बरदस्ती बंद करवा के लोगों को लाना, ऑर्डर इशू करना और ये भीड़ जुटा के पूरे देश के सामने तमाशा करना कि देखो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितनी भीड़ आई, ये लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है, हम कहना चाहते हैं। जी, दो कैंडिडेट बदले गए, एक कैंडिडेट जाके आज प्रदर्शन दिख रहे हैं के लोग केजरीवाल साहब के यहाँ, इनका आरोप है कि
करोड़ रुपए लेकर टिकट दिए। देखिए, पता नहीं क्यों इसके बारे में इतना कन्फ्यूजन हुआ है। हमारी पार्टी की प्रेस रिलीज में स्पष्ट रूप से कहा गया था, आम आदमी पार्टी इस देश की एकमात्र पार्टी है जिसके अंदर एक जुडिशियल प्रोसेस है। सामान्य पार्टियों में अनुशासन समितियां होती हैं, ग्रीवांस कमेटी भी होती है, आम आदमी पार्टी में भी वो है, लेकिन उसके ऊपर आम आदमी पार्टी में एक लोकपाल है। आपको याद होगा, पार्टी बनाते वक्त हमने कहा था कि बाकी दुनिया लोकपाल बनाए ना बनाए, हम अपने लिए लोकपाल बना रहे हैं। और हमारा पार्टी का संविधान ये कहता है कि लोकपाल एक बार ऑर्डर दे दे तो वो पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के लिए बाइंडिंग होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता उस ऑर्डर का। इस केस में सिर्फ इतना हुआ है कि शिकायत गई, शिकायत पहले लेवल पे गई जो कि एक कमेटी बनी है जिसमें आशीष भाई भी शामिल हैं, और जो ज़्यादा गंभीर शिकायतें हुई वो उसके आगे लोकपाल के सामने पहुंचाई गई। लोकपाल ने उन शिकायतों पे गौर करने के बाद अपना ऑर्डर पास किया। आम आदमी पार्टी के लोकपाल, जैसा आप जानते होंगे, रिटायर्ड एडमिरल रामदास, जो कि खुद मैग्सेसे अवार्ड विनर है, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित और ईमानदार अफसरों में जिनकी गिनती होती है, वो आम आदमी पार्टी के लोकपाल हैं। इन तमाम कंप्लेंट्स पे विचार करने के बाद, कैंडिडेट्स को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद, सारी एविडेंस देखने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि 2 कैंडिडेट्स को आम आदमी पार्टी का नामांकन नहीं मिलना चाहिए। उनका ऑर्डर है जो बाइंडिंग है पार्टी पे, उसको फॉलो करते हुए पार्टी ने निर्णय लिया। और अगर हमारे कैंडिडेट को ऐसी कोई शिकायत है कि उन्हें लगता है कि किसी ने 1 पैसा लिया है, 2 पैसा लिया है, तो वो इसके बारे में भी लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। देखिए, कई आरोप थे, लेकिन उसमें से काफ़ी चीज़ें सब जुडिस हैं, कोर्ट के अंदर हैं, किसी किसी कंप्लेंट्स के लेवल पे हैं, और हम उस पूरी प्रक्रिया को प्रेजुडिस नहीं करना चाहते। तो हम उसके बारे में कोई लंबी टिप्पणी नहीं करना चाहते। केवल यही है कि इस पे बाकायदा रिटन ऑर्डर है हमारे लोकपाल का, जो पूरी पार्टी के लिए बाइंडिंग है। और ये देश की एकमात्र पार्टी है जिसमें इस तरह की व्यवस्था है कि लोकपाल के ऑर्डर को हर एक को मानना पड़ता है। वो है, इससे फालतू कुछ नहीं। जरूर की गई थी, लेकिन उसके बाद में, जैसा आप जानते हैं, उसके बाद में अनेकों चीज़ें आती हैं, कागज़ आते हैं, शिकायतें आती हैं, सामान्य चीज़ें हैं। उन शिकायतों पे गौर करके पहले भी कुछ केसेस में हो चुका है। ज़्यादा गंभीर केसेस को एस्केलेट किया गया लोकपाल के लेवल पे, जिन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। क्या जी? लोकपाल किसी भी उम्मीदवार को टिकट देने से पहले उसकी जांच होती है, लेकिन कंप्लेंट्स जब होती हैं तो कंप्लेंट्स लोकपाल के पास जाती हैं। तो यदि आज के 2 कैंडिडेट्स के बारे में भी किसी को कंप्लेंट है, वो पहले ग्रीवांस कमेटी में जाएगी, उसके बाद वो भी लोकपाल में जाएगी, और लोकपाल को ये भी अधिकार है कि चुनाव नामांकन होने के बाद भी वो ऑर्डर कर सकते हैं कि कैंडिडेट को विड्रॉ करना चाहिए। योगेंद्र किरण बेदी ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की जो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है उसको खत्म करना चाहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस को एक नेशनलिस्ट चीज़ बताई है जो लोगों को या देश को जोड़ के रखती है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? पहले वो पॉलिटिक्स को ख़त्म करना चाहती थी, अब कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स को ख़त्म करना चाहती हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। आरएसएस के बारे में बोला है कि आरएसएस देश जोड़ने का काम कर रही है। उनके विचार हैं, उनका स्वागत है। अगले 20 दिन में वो दिल्ली के बारे में ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि दिल्ली को जोड़ने का काम कौन कर रहा है। त्रिलोकपुरी में किसने दिल्ली को जोड़ने का काम किया, बवाना में किसने दिल्ली को जोड़ने का काम किया, इस पे वो प्रकाश डालेंगी तो दिल्ली की जनता को बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वो अरविंद की जो तरीका है पॉलिटिक्स करने का, उसका विरोध कर सके। मैं सोच रहा था कि कोई व्यक्ति जीवन में इतना बड़ा कदम लेता है, उसका उद्देश्य किसी से खुंदक निकालना नहीं होता, इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ऐसा कह के उन्होंने खुद अपने आप को छोटा किया, मुझे थोड़ा हैरानी हुई। खेतान जी, इसी तरह के श्वेत पत्र जो थे पिछली बार भी बाकायदा आप लोगों ने जारी किए थे, और बाकायदा घोषणा पत्र में एफिडेविट भी लगाया गया था। तो सारा जगह होगा, पिछली बार आप निकाल के देखिएगा, उसमें पूरा लिखा हुआ था, उसमें पूरा शब्द है जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके घोषणा पत्र में लिखिएगा कि ये हमारा जो ये है मैनिफेस्टो है,
वो गीता कुरान के बराबर है, इसमें कोई वो नहीं है जो फॉलो होगा वो उसके मापदंड के होगा। लेकिन ना आपने उसमें बंगला वाली बात मानी, ना गाड़ी लेने वाली बात मानी। उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि हम बंगला गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं लेंगे, लेकिन आने के बाद सारा चीज़ आपने ग्रहण किया। आप लिखिए, उसमें घोषणा पत्र निकाल के देखिए। दो चीज़ मैं कहूँ। पहली बात ये, शायद आपको गलतफहमी है क्योंकि मैं हर स्टेज से इन्वॉल्व था। ऐसा कोई श्वेत पत्र पिछली बार जारी नहीं किया गया। आप मैंने 5 मिनट पहले कहा था, शायद आपका ध्यान कहीं और होगा। श्वेत पत्र और मैनिफेस्टो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैनिफेस्टो हमने जारी किया था, उसका एक एक शब्द सामने है और आज भी हम उस पर बात कर सकते हैं। हाँ वही मैं दो बात कह रहा हूँ। आप कह रहे हो पिछली बार भी आपने एफिडेविट घोषणा पत्र नहीं, एफिडेविट था। श्वेत पत्र कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जवाब सुन लो, पहले जवाब सुन लो सर। तो आप उस श्वेत पत्र की कॉपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आइएगा ताकि सबको पता लग जाएगा। एक तो नंबर 2, जो आपने कहा घोषणा पत्र में हमने बंगला गाड़ी के बारे में कहा था, आप ऐसा कीजिए क्योंकि कई बार पूछा गया है, आप उसकी भी प्रति लाइए कि बंगले की क्या हमने कहा था, क्या शब्दावली थी। हमने एफिडेविट दिया था, श्वेत पत्र नहीं था। आप ऐसा कीजिए, एफिडेविट की कॉपी हम सामने रख लेते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं। कांग्रेस वालों ने पता नहीं इतनी मेहनत करके बेचारों ने एफिडेविट ढूंढा जो हमारी पार्टी की वेबसाइट पे आज भी पड़ा हुआ है। उसकी कॉपी सामने रख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, उसको सामने रख लेते हैं। आप ले आइए ना, काफी कुछ लिखा हुआ था मगर वो नहीं लिखा हुआ था जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं। तो आप ऐसे करते हैं, सामने रख लेते हैं, बात कर लेते हैं। जी this time fortunately the situation in Delhi is such that it's a direct two-way race. This situation of taking someone's help, falling short, etc. comes only when others have about 10 seats or so. Every single opinion poll in Delhi this time is saying that all others put together will be about 3 to 4 seats. So why bother about so many hypothetical situations? तो इसके साथ में आप डिबेट की बात कर रहे हैं, कल से ये मुद्दा चल रहा है। आज अजय माकन ने नामांकन फाइल करने से पहले कहा कि हम वो चाहते हैं कि तीनों की डिबेट हो, और अगर किरण बेदी फिर भी नहीं आती है तो उनकी सीट को खाली छोड़ करके अरविंद केजरीवाल और अजय माकन डिबेट करें। क्या अजय माकन के प्रस्ताव से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपके तमाम सर्वे, टीवी चैनल्स के जितने भी सर्वे हुए हैं पिछले 2 महीनों में, 3 महीनों में, वो ये दिखा रहे हैं कि इस बार सीधा कॉन्टेस्ट सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कोई भी बहस, टीवी पर बहस तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि 2 लीडिंग कंटेंडर्स के बीच में वो बहस ना हो। अगर अजय माकन आ रहे हैं तो उसका स्वागत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि अजय माकन बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मार्जिनल प्लेयर और एक लीडिंग प्लेयर के बीच में बहस हो और जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो बहस में ना हो, तो मुझे लगता है कि जनता के साथ इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि जनता, आपके ही सर्वे से दिखा रहे हैं कि जनता के बीच में चॉइस क्या है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। और बहस किस लिए होनी चाहिए? बहस जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है। हमारे बहुत डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं, एक हमारा बहुत बड़ा तबका है जो हमें फॉलो करता है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। लेकिन जो अनडिसाइडेड वोटर है, बहस उसके लिए होती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार के विचार क्या हैं, ब्लूप्रिंट क्या है, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस क्या है। और जब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो बहस होगी तो जनता ये तय कर सकती है कि किसके पास एजेंडा है, किसके पास बेहतर ब्लूप्रिंट है और कौन बेहतर प्रिपेयर्ड है दिल्ली को गवर्न करने के लिए। अजय माकन के साथ बहस वन-ऑन-वन में आप लोग नहीं करना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज करके आज कई बार नॉमिनेशन पहले इसी बात का जिक्र किया। सारी पब्लिक बहस की बात की शुरुआत तो हमने की है, हमने इनवाइट किया है लोगों को, और हम किसी बहस से पीछे नहीं हैं, सिवाय इसके कि हम अपना समय, ना आप अपना समय बर्बाद करना चाहते, ना हम अपना समय बर्बाद करना चाहते। दिल्ली चुनाव के मुख्य प्लेयर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, हमने उनको आमंत्रित किया है। अगर आप सारी टीवी चैनल ये समझें कि उसमें अजय माकन को भी इनवाइट करना चाहिए, उनका भी स्वागत है। हम सिर्फ चाहते हैं कि दिल्ली के सामने दिल्ली के मुख्य प्लेयर खुल के कहें कि मुद्दों पे कहाँ खड़े हैं। हम वही चाहते हैं जो किरण बेदी जी चाहती थी पूरे देश से और पूरी दुनिया से, वो उन पे लागू करना चाहिए। मुख्य प्लेयर मानते हुए शीला दीक्षित को आमने सामने फोटो आपने लगाया, बीच में जगदीश मुखी को लगाया, इसमें किरण बेदी को आमने सामने
के आप कुछ भी करेंगे क्या? अब तो सारी टेलीविजन चैनल ही लगा रही हैं भैया, 20 दिन बचे हैं, 6 महीना पहले हो जाता तो हम पूछ भी लेते।